नमस्कार साथियों, मैं जिग्नेश मेवानी। कल की तरह आज एक बार दोबारा गुजरात के बजट के कुछ पॉइंट्स को लेकर दोबारा अपना फेसबुक लाइव कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप में से एक दो साथियों से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि ज़रा कमेंट करिए ताकि पता चले कि मैं ऑनलाइन हूँ कि नहीं। इरफान भाई इज़ वॉचिंग, ठीक है, मतलब कि मैं ऑनलाइन हूँ। साथियों, आज भी गुजरात की विधानसभा में कल तक पूरा एक ओवरऑल बजट के बारे में डिस्कशन हुआ। आज गुजरात सरकार के कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को लेकर बजट के ऊपर डिबेट हुई। तो आज जैसा कि मैंने अनाउंस किया है अपने फेसबुक पे एक पोस्टर के जरिए, सोशल जस्टिस और वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो बजट है उसके बारे में बात करना है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहूँ तो मैं सचमुच आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित और आदिवासी समुदाय के जो साथी है उनके मुकाबले जो नॉन दलित, नॉन आदिवासी हमारे देश के साथी है, नागरिक है, उनके साथ एक प्रकार से थोड़ा बात और संवाद करना चाहता हूँ। सवाल ये कि यदि हमारा बजट है तो उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन क्यों करनी पड़ती है? ये लोग बार बार बहुत ये सवाल पूछते हैं। उसका एक जवाब ये है कि सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर इंडियन पिनल कोड में, आईपीसी में प्रोविजंस है, बावजूद उसके हमको पोस्को का कानून क्यों बनाना पड़ा? तो जो बहनें उम्र में 18 साल से कम है वो दूसरी बहनों के मुकाबले ज़्यादा वल्नरेबल रहती है। तो उनकी वल्नरेबिलिटी को कंसिडर करते हुए पोस्को का कानून बना है। उसी प्रकार आईपीसी है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ हाथापाई करता है या गाली गलौज करता है तो आईपीसी में प्रोविजंस है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का, ऑफेंस दाखिल करने का, एफआईआर करने का। तो सवाल यह है कि एट्रोसिटीज एक्ट क्यों बना फिर? तो इस मुल्क में स्वतंत्रता के इतने सालों के बावजूद, एक मॉडर्न आधुनिक संविधान हमको मिलने के बावजूद भी न छुआछूत खत्म हुई है, न सामाजिक भेदभाव खत्म हुआ है, न हमारे समाज में जो ऊंच नीच और का सोच है लोगों के दिलों में, दिमाग में, वो खत्म हुआ है, ना ही जाति के नाम पे गाली देना बंद हुआ है। तो जो व्यक्ति दलित समुदाय के व्यक्ति को, आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को, एससी एसटी के नागरिक को फिजिकली असोल्ट करने के साथ साथ जाति के नाम पे गाली देता है, तब आईपी के साथ साथ एट्रोसिटीज एक्ट चाहिए। एट्रोसिटीज एक्ट में कुछ ऐसी प्रोविजंस है, वो इसलिए है कि आज भी भारत के अंदर दलितों को बांटी गई जमीनों के ऊपर गैर दलितों का गैर कानूनी कब्जा हो जाता है। आज भी बहुत से मंदिर खुले नहीं है। अभी एक बहुत बड़ा कैंपेन पूरे देश में मोदी साहब और भाजपा आरएसएस के लोग चला रहे हैं राम मंदिर का अयोध्या में। सवाल उनसे इतना पूछना चाहूंगा, क्या हमारे देश में सारे राम के मंदिर दलितों के लिए खुले हैं? नहीं है। तो इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट या एट्रोसिटीज एक्ट आईपीसी के होने के बावजूद भी बना। इसी प्रकार जो बजट आता है उसमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का एक अलग बजट होता है। अब सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के बजट में दलित और आदिवासी के मोहल्ले में कितने पेवर ब्लॉक लगे, उनके इलाके में कितनी सड़क बनी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के छात्रों को कितना स्कॉलरशिप मिला, वो जो वेलफेयर स्कीम्स है उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात तो होती है। वैसे तो गुजरात सरकार का इस वक्त का सोशल जस्टिस और वेलफेयर डिपार्टमेंट का बजट पिछले साल के मुकाबले कम हो गया है। एक भी नई स्कीम को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन आज किसी गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, वो बहुत एक ब्यूरोक्रेटिक रवैया होगा। उसके ऊपर बात करने के लिए सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर लोग हैं। मुझे जो बात करना है कि सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के बजट में
क्या सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की, उसको एंश्योर करने की कोई बात है? तो सबसे पहला सवाल, भारत के संविधान में आर्टिकल 17 में छुआछूत को अबोलिश किया गया, छुआछूत को खत्म करने का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन आज भी गुजरात में छुआछूत जिंदा है। मैं 3 बार गुजरात की विधानसभा के 3 अलग अलग सत्रों में विजय रूपाणी साहब को, गुजरात के मुख्यमंत्री साहब को बहुत रिस्पेक्टफुल एक चैलेंज दिया हूं कि सर आप अपनी चॉइस के, मेरे कहने के मुताबिक नहीं, आपको ठीक लगे गुजरात के उस जिले के, उस तहसील के किसी भी एक गांव में से अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को खत्म करके दिखाइए। गुजरात की असेंबली में 3 बार इस मुद्दे के उठाया है, रूपाणी साहब को चैलेंज दिया है, फिर भी वो इस चैलेंज को लेने को तैयार नहीं है। अब यदि सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट का बजट कल को थोड़ा स्कॉलरशिप में कुछ इंप्रूवमेंट भी कर देता है, या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मोहल्ले में थोड़े ज्यादा पेवर ब्लॉक भी डाल देता है, तो मुझे लगता है उसका कोई मतलब नहीं। स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी आज भी एक इंसान दूसरे इंसान को छूने को तैयार ना हो। अब कृपया ये मत कहिएगा नहीं नहीं वो तो पुराने जमाने में होता था, आज ऐसा नहीं होता है। आज भी गुजरात, जिसको एक मॉडल स्टेट के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया पूरे देश और दुनिया के सामने, उसके विकास का एक ढिंढोरा पीटा गया, उस गुजरात में भी बहुत बड़े स्केल पर छुआछूत, अनटचेबिलिटी जिंदा है। भारत के करीब करीब सारे राज्यों में छुआछूत जिंदा है, और उसके लिए करीब करीब सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग रिस्पॉन्सिबल है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता। अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को खत्म किया जाए, सोशल जस्टिस को एंश्योर किया जाए। अनफॉर्चुनेटली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक जैसे कहते हैं कमिटमेंट वाला एजेंडा कभी नहीं रहा है। इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग। तो सवाल यह है कि यदि मैं माफ कीजिएगा, मैं बीच में से एक मुद्दा कहना भूल गया, तो गुजरात में नवसर्जन नाम की एक जानी मानी एनजीओ ने एक बहुत बड़ा स्टडी किया था 2009-10 में। उस सर्वे में यह पाया गया कि गुजरात के 1590 गांव में 1589 गुजरात के 1590 गांव में 97 टाइप्स की अनटचेबिलिटी पाई गई। मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने को तैयार नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि वो दलित है। नवरात्रि में उनको डांडिया खेलने नहीं मिलता, मंदिर में प्रवेश नहीं है, लंबी मूछ नहीं रखने देते, बाइक पे कोई जय भीम लिखे तो वो भी पसंद नहीं है, कुएं में से पानी नहीं भरने देते। तो आज भी छुआछूत के सारे ये प्रकार हमारे देश में करीब करीब सारे जिलों में, सारे तहसील में जिंदा है। अब सवाल ये होता है कि क्या इसको, ये जो समाज की ये जो मानसिकता है, क्या उसको बदलने की कोई जिम्मेवारी सरकार की नहीं है? यदि आप छुआछूत को खत्म नहीं करना चाहते, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित नहीं करना चाहते, तो इस बजट का क्या मतलब है? 3 बार कहने के बावजूद एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि गुजरात की असेंबली में सीएम को, सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री को चैलेंज देता है। अपनी चॉइस का कोई एक गांव, उसको आप अनटचेबिलिटी फ्री करके दिखाइए। उसके बावजूद भी सरकार इस चैलेंज को लेने को तैयार नहीं। गुजरात सरकार के इस बार के बजट में भी अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को खत्म करने के लिए 1 पैसा अलॉट नहीं किया गया। न केवल इतना, कुछ साल पहले गुजरात सरकार के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से एक ड्राइव चलता था गांव में कि जो गैर दलित है, जो नॉन दलित है, जो नॉन आदिवासी, उनके साथ एक बातचीत होती थी। उनको प्यार से बिठाकर गांव के मोहल्लों में समझाया जाता था कि हम लोग कौन सी दुनिया में जीते हैं। स्वतंत्रता के इतने सालों के बावजूद दलित को अपना भाई मानने को तैयार नहीं है। उनको कुएं में से पानी नहीं भरने देते, उनको मंदिर में नहीं जाने देते, लंबी मूछ रखने पे हम उनकी पिटाई करते हैं, उनके बाल काटने को तैयार नहीं गांव में। तो ये आप क्यों कर रहे हैं? ये तो ठीक नहीं है। तो एक इस प्रकार का संवाद, एक इस प्रकार का डायलॉग होता था, उसकी जो स्कीम थी उसको भी गुजरात सरकार ने बंद कर दिया है। तो आज भी गुजरात में हजारों की तादाद में ऐसे गांव है जहां पर छुआछूत जिंदा है। तो सोशल जस्टिस और वेलफेयर डिपार्टमेंट के इस बजट में छुआछूत को लेकर कुछ नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात, गुजरात में और पूरे देश के अंदर आज भी मैन्युअल स्कैवेंजिंग, सर पे मैला ढोने की प्रथा जिंदा है। आज भी मैंने गुजरात के
ईश्वर परमार जो हमारे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उनको कहा कि आपको कभी इस बात से कोई मतलब है कि एक इंसान को दूसरे मनुष्य के एक्सक्रीटा में हाथ डालना पड़ता है? आप सोच सकते हैं, सारे भारतवासी जो रेलवे में मुसाफरी करते हैं और रेलवे के टॉयलेट्स को यूज करते हैं, वो सारा जो वेस्ट है जो रेलवे की पटरी पर गिरता है, उसको कौन उठाता है? कभी हमने सोचा है उसके बारे में? स्वतंत्रता के इतने सालों के बावजूद भी सर पे मैला ढोने की प्रथा आज भी जिंदा है, पूरे गुजरात में, पूरे भारत में। उसको लेकर भी हमारे बजट में कुछ नहीं है। एक पैसे का अलॉटमेंट इस फिल्दी, ऑब्नोक्शियस, इनह्यूमन प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए एक फुटी कौड़ी अलॉट नहीं की। मतलब ना ही छुआछूत को लेकर कोई कमिटमेंट है, ना ही मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए। तीसरी बात, गुजरात में और पूरे देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान नाम की गवर्नमेंट की स्कीम है। मान के चलिए आप हेल्थ मिनिस्टर हैं और आपको गुजरात के किसी भी जिले में 2 नए अस्पताल बनाने हैं। उसका बजट कहाँ से आएगा? स्वाभाविक है, ऑब्वियस है, वो बजट हेल्थ डिपार्टमेंट में से आएगा। यदि आप होम मिनिस्टर हैं, यदि आपको 10 पुलिस थाने बनवाने हैं सूरत में, उसका बजट कहाँ आएगा? कहाँ से आएगा? स्वाभाविक है कि होम डिपार्टमेंट से। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान के पैसे पिछले 20 साल में इस प्रकार के कामों के लिए खर्च कर दिए गए। मैं दोबारा समझाता हूं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान का पैसा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पीछे ही खर्च करना है, उसको दूसरे कामों में खर्च कर दिया गया। जैसे मोदी साहब का नेटिव प्लेस है वडनगर, वहाँ एक कीर्ति तोरण नाम की बहुत ऐतिहासिक जगह है, बहुत ऐतिहासिक प्लेस है वडनगर, मेरी बहुत पसंदीदा जगह है। सवाल यह है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं बननी चाहिए। गुजरात सरकार ने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई भी, लेकिन उसका बजट आना चाहिए था इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट से। कहाँ से आया वो पैसा? शेड्यूल कास्ट सब प्लान में से। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बना केवड़िया में, उसको लेकर जो पब्लिसिटी हुआ अखबारों में, न्यूज चैनल्स में, कहां से आया वो पैसा? शेड्यूल ट्राइब सब प्लान में से। कुछ फ्लाईओवर्स बन गए तो उसका बजट बिल्डिंग एंड जो भी रोड एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट उसकी ओर से आना चाहिए था। कौन से पैसे को खर्च कर दिया? जो पैसा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान का पैसा केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति ही बेनिफिशियरी बने, वही उसका लाभार्थी बने, उस प्रकार से उसको खर्च करना था। उसके बजाय दूसरे कामों में उसको खर्च कर दिया। कितनी बड़ी तादाद में? करोड़ों की तादाद। ऐसा माना जाता है कि पिछले 20 साल में गुजरात में 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पिछले विधानसभा के सत्र में विपक्ष के हमारे साथी एमएलए नौशाद सोलंकी एक प्राइवेट मेंबर्स बिल इसको लेकर आए थे। मैंने भी उसका पूरा जमकर समर्थन किया था, विपक्ष के दूसरे सारे विधायकों ने भी समर्थन किया था। और हमारी यही डिमांड थी कि भाई यदि दलित और आदिवासी समुदाय को लेकर आपकी कमिटमेंट है, हम और कोई नया कानून नहीं मांग रहे, केवल इतना मांग रहे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान का पैसा दूसरे कामों में खर्च ना हो, उन्हीं के पीछे खर्च हो। उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको एंश्योर करने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान एक्ट बनाया जाए। सरकार ने साफ तौर पे मना कर दिया। मतलब कि यदि दलित और आदिवासी को आवंटित पैसा दूसरों कामों में वेस्ट कर दिया जाए, दूसरे कामों में उसको यदि लगा दिया जाए, तो सरकार के पेट का पानी नहीं हिलता। बल्कि गुजरात की विजय रूपाणी सरकार कहीं ना कहीं यही चाहती है कि पैसा दलित और आदिवासी के नाम पे अलॉट किया हो और उसको अपनी जहां मर्जी चले वहां उसको काम पे लगा दिया जाए। ऐसा करके मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, 20,000 करोड़ का नुकसान पिछले 20 से 25 सालों के दौरान गुजरात के अंदर हुआ है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो एक आर्टिकल 17 में छुआछूत को खत्म करने की प्रोविजन के बावजूद, छुआछूत को खत्म करने के लिए, छुआछूत के खिलाफ कोई ड्राइव चलाने के लिए बजट में कोई अलॉटमेंट नहीं, एक पैसा नहीं, फूटी कौड़ी नहीं। 2, मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए एब्सोल्युटली नथिंग, एक फूटी कौड़ी नहीं। 3, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान का पैसा अब किसी भी दूसरे कामों में खर्च नहीं होगा, उसको लेकर भी सरकार का कोई कमिटमेंट बिल्कुल ही नहीं। दूसरी एक बात, मैं
पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा इसी फेसबुक के माध्यम से, गुजरात के भावनगर जिले के घोघा तहसील के अमराभाई बोरीचा के बारे में बताया था। अमराभाई बोरीचा के ऊपर 2009 से लेकर 2021 के दौरान लगातार 11-12 सालों के दौरान उनके ऊपर 1-2 बार नहीं 13 बार अलग अलग किस्म की एट्रोसिटीज हुई। 1, जाति के नाम पे अपमानित करना। 2, मां बहन की गंदी अश्लील गाली देना। 3, उनके घर में इल्लीगली घुस जाना। 4, उनकी खेती की जमीन को हथियाने की, इल्लीगली ऑक्यूपाई करने की कोशिश करना। 5, उन्होंने जो मुकदमे दर्ज किए वो वापस लेने के लिए प्रेशर करना। 6, वो मुकदमे वापस न लेने के चलते उनके हाथ पैर तोड़ देना। 7, वो हाथ पैर तोड़ने के बाद उनके आरोपी के ऊपर, कसूरवार के ऊपर, अभियुक्त के ऊपर जो मुकदमा हुआ वो मुकदमा क्यों दर्ज किया ये कहते हुए और दोबारा उनके ऊपर हमला करना। ऐसे 2009 से लेकर 2021 तक इन अमराभाई बोरीचा के ऊपर 13 बार हमले हुए। 13 अलग अलग किस्म की एट्रोसिटीज उनके ऊपर हुई। अब सोचिएगा, एट्रोसिटीज एक्ट का पूरा नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट, यानी कि दलित और आदिवासी के ऊपर उत्पीड़न ना हो उसको रोकने के लिए कानून बना है। 1955-56 में, यदि मैं गलत नहीं तो, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट नाम का कानून आया अनटचेबिलिटी रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ये कानून बनाए थे छुआछूत की प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए। मान के चलिए किसी गांव के अंदर दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं है, या कुएं में से पानी भरने नहीं देते, या और किसी प्रकार की अनटचेबिलिटी है, और आपने हाथ जोड़कर विनती किया, डायलॉग किया, संवाद किया, समझाया, उसके बावजूद भी यदि वो नहीं मानते तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के तहत उनके ऊपर ऑफेंस दर्ज हो सकता है, उनके ऊपर एफआईआर हो सकती है। इसके लिए कानून बना। इस कानून के बावजूद भी न डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ, न छुआछूत खत्म हुई, न जाति के नाम पर हिंसा खत्म हुई। तब भारत की पार्लियामेंट ने, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर 1989 में एट्रोसिटीज एक्ट बनाया। तो मैं दोबारा कहता हूं, इस एट्रोसिटीज एक्ट का पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट, यानी कि दलित और आदिवासी के ऊपर उत्पीड़न हो फिर तो स्वाभाविक है पुलिस को ऑफेंस दर्ज करना है, गिरफ्तारी करनी है, मुकदमा चलाना है, ट्रायल चलेगी पूरी। वो तो आईपीसी के तहत ऑफेंस दर्ज हुआ तब भी होगा। लेकिन इस एक्ट का, एट्रोसिटीज एक्ट का मेन पर्पस ये था, आज भी उसका मेन पर्पस ये है कि दलित और आदिवासी का यदि उत्पीड़न होने वाला है तो उसको रोका जाए। अब सवाल ये, मान के चलिए मैं गुजरात के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, यूपी के, बिहार के किसी जिले में मैं खुद एक एसपी हूं, हमको कैसे पता चलेगा? सपना आएगा क्या कि यहां पर एट्रोसिटी होने वाला है? ऐसा स्वाभाविक सवाल किसी को हो सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स, एट्रोसिटीज को रोकने के लिए कैसे कैसे क्या किया जाए, मतलब किस प्रकार से प्रिवेंटिव मेजर लिया जाए? उन गांव जहां पर आज भी छुआछूत जिंदा है, वहां पर कास्ट वायलेंस होने की गुंजाइश ज्यादा है, तो वहां पर पुलिस प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकती है। वो गांव जहां पर दलितों को आवंटित की गई हजारों एकड़ जमीन के ऊपर गुंडों का, एंटी सोशल एलिमेंट्स का गैरकानूनी कब्जा है, तो वहां पर जब दलित और आदिवासी अपनी मालिकी की जमीन का पोजीशन लेने के लिए जाएंगे तो वहां पर टकराव की, कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश है। उस वक्त दलित या आदिवासी किसी हत्या का या पिटाई का, असोल्ट का शिकार ना बने, वहां पर आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। इसीलिए कानून बना था। अब अमराभाई बोरीचा के ऊपर 1 बार हमला हुआ, 2 बार हमला हुआ, 3 बार, 4 बार, 13 बार लगातार हमला हुआ है। उसके बावजूद उतना पुख्ता रिक्वायर्ड पुलिस प्रोटेक्शन उनको नहीं दिया गया। तो सवाल है कि क्यों नहीं दिया गया? जो कसूरवार थे उनके दिलों में, उनके मन में उतना खौफ क्यों नहीं बिठाया गुजरात की पुलिस और प्रशासन ने, ताकि वो दोबारा उस प्रकार हमले की कोई कोशिश न करे? ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो कास्टिस्ट लोग हैं, जो सामंती दिमाग से ऑपरेट करते हैं, उनके मन में कुछ तो डर बैठना चाहिए ना कि हमारी जब वो अपनी जब मर्जी है तब दलित और आदिवासी के ऊपर हमला करे, और गुजरात की पुलिस और प्रशासन ऐसे हाथ धर के बैठे रहे। ये तो ठीक नहीं है। तो अमराभाई बोरीचा का केस बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है किस हद तक, किस कदर पूरे गुजरात के अंदर एट्रोसिटीज का कानून फैल गया है। फिर जब 13 बार उनके ऊपर हमले होने के बावजूद वो आदमी अपनी जगह से बिल्कुल हिला नहीं,
गरीबों के, वंचितों के, शोषितों के, दलितों के हक और अधिकार के लिए आदमी जो वो लगातार लड़ता रहा, आखिरकार 14वें अटेम्प्ट में उनका खून कर दिया। अब जब खून हुआ उनका, तो वहां पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस के प्रोटेक्शन के बावजूद उनके घर के अंदर घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। उनके परिवार के लोग और दूसरे जो सामाजिक आंदोलन के साथी, उनका लगातार ये कहना है कि ये हत्या हुई उसके पहले लोकल पुलिस स्टेशन के एक पुलिस सब इंस्पेक्टर सोलंकी को बार बार ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कृपया मुझे पुख्ता पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, मेरी जान पर बनाई है, कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। उसके बावजूद उस पीएसआई ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। आज उस पीएसआई के ऊपर 3 तारीख को भावनगर पुलिस में, गुजरात के भावनगर जिले की पुलिस ने एट्रोसिटीज की सेक्शन 4, जो विलफुली नेग्लेक्टिंग द ड्यूटी, मतलब कि जानबूझकर अपनी फर्ज को अदा नहीं करना, उसकी धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। कब? 3 तारीख को। 3 तारीख से लेकर अब तक 14 दिन हो गए, कल 15वां दिन होगा। तो आज गुजरात की विधानसभा में मैंने गुजरात के होम मिनिस्टर और ईश्वर परमार, जो सोशल जस्टिस और वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री, दोनों को सवाल पूछा कि एक छोटे से पुलिस सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्या इस मुल्क में, क्या इस गुजरात में दलितों की जान की कोई कीमत नहीं? दुख और चिंता इस बात का है कि मैंने जब इस मुद्दा उठाया, बाकी के जो सारे एमएलए थे उनको खड़ा होकर रिस्पेक्टफुली होम मिनिस्टर साहब और ये सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के मंत्री को ये कहना चाहिए था कि बात तो सही है कि जब पीएसआई के खिलाफ ऑफेंस दर्ज हो चुका है और उसकी की नेग्लिजेंस के चलते उसी ने अपनी जिम्मेवारी से हाथ खड़े कर दिए, उसी के चलते अमराभाई बोरीचा की हत्या हो गई, उसके बावजूद यदि आप उसकी गिरफ्तारी नहीं करते, ये तो किसी कीमत पर नहीं चलेगा। तो ये बात कहने के लिए दूसरे विधायक खड़े नहीं हुए। तो ये एट्रोसिटीज के साथ जुड़ा हुआ मामला तो मैं आज आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब सवाल ये, एट्रोसिटीज एक्ट में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, गुजरात में हम जिसको मामलतदार बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुजरात में हम जिसको प्रांत अधिकारी बोलती है, और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर, उनका भी रोल आता है। अरमुगम सर्वे वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु नाम का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट ये कहता है, मैं बात करने वाला बजट के ऊपर ही, अभी इस एक्ट के ऊपर क्यों चला और दोनों के बीच में क्या लिंक है मैं आपको समझाऊंगा, सुनिएगा। अरमुगम सर्वे वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि यदि एट्रोसिटीज की कोई कंप्लेन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी के खिलाफ यदि कोई भी दलित और आदिवासी व्यक्ति करता है और यदि ये मामलतदार, प्रांत अधिकारी, कलेक्टर और एसपी उसका कॉग्निजेंस लेकर ऑफेंस दर्ज नहीं करते या तुरंत गिरफ्तारी नहीं करते, तो उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल चार्जशीट होना चाहिए। दूसरा, एट्रोसिटीज एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि कोई भी एट्रोसिटी की घटना होती है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, डीएम को और एसपी को उस स्पॉट पे जहां पर वो वारदात हुई, जहां पर घटना हुई, जहां पर एट्रोसिटी हुई, वहां पर जाकर स्पॉट इंस्पेक्शन करना रहता है। उस स्पॉट इंस्पेक्शन का रिपोर्ट तैयार करना रहता है। वो रिपोर्ट तैयार करके डीजी को, होम सेक्रेटरी को, होम मिनिस्टर को और सीएम को देना रहता है। क्यों? ताकि सीएम की चेयरमैनशिप में सीएम अध्यक्ष रहेंगे और साल में 2 बार मीटिंग होगी एट्रोसिटीज के मॉनिटरिंग और सुपरविजन को लेकर हर एक स्टेट में। पिछले 20 साल में हर एक साल में 2 के हिसाब से 40 इस प्रकार की मीटिंग होनी चाहिए थी। 5-7 से ज्यादा एक भी मीटिंग नहीं हुई। अब जब सीएम की चेयरमैनशिप में पूरे गुजरात के सारे एसपी ने, कलेक्टर ने, मामलतदार ने, प्रांत अधिकारी ने एट्रोसिटीज घटना के रिस्पॉन्स में स्पॉट इंस्पेक्शन किया कि नहीं? यदि किया तो उसमें विक्टिम को कितना लॉस हुआ, उसका कोई रिपोर्ट बनाया कि नहीं? उसके पूरे फॉलोअप के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, सुपरविजन के लिए सीएम को बैठने का रहता है। लेकिन गुजरात के सीएम विजय रूपाणी इस प्रकार की मीटिंग को कभी कंडक्ट ही नहीं करते। हद ये है कि पिछले साल जब इस प्रकार की मीटिंग का आयोजन हुआ तब एमएलए के तौर पे मुझे इनवाइट नहीं किया, विच इज एब्सोल्युटली इलीगल, बिल्कुल ही गैर कानूनी है। एमएलए इस कमेटी का सदस्य रहता है विशेष तौर पे तब जब वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का एमएलए रहता है। तब मुझे जब किसी ने पता इन्फॉर्म किया तो मैंने 2 दिन पहले एडवांस में पत्र लिखा सीएम साहब को, चीफ सेक्रेटरी को और सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री और सेक्रेटरी सभी को, और मैंने कहा कि यदि आप
3 घंटे पहले भी मुझे इन्फॉर्म करेंगे तब भी मैं इस मीटिंग में आना चाहूंगा, ताकि पूरे गुजरात के अंदर दलित और आदिवासी के साथ किस प्रकार का भेदभाव होता है, किस प्रकार की एट्रोसिटीज होती है और गुजरात के दलित और आदिवासी के क्या सवाल है, उनको उसके ऊपर बात करने के लिए मैं उस मीटिंग में मौजूद रहने के लिए तैयार हूं। यदि आपने मुझे केवल 3 घंटे पहले बोला तब भी मैं आने को तैयार हूं, उसके बावजूद भी मुझे उस मीटिंग में से एक्सक्लूड कर दिया। तो जब आप छुआछूत को खत्म नहीं करना चाहते, मैन्युअल स्कैवेंजिंग को खत्म नहीं करना चाहते, एट्रोसिटीज एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, फिर सोशल जस्टिस और वेलफेयर डिपार्टमेंट के बजट में दलित और आदिवासी बच्चों के कपड़ों के लिए कुछ स्कीम में 25-50 रुपये का मुनाफा इजाफा कर दे, या 2-4 साइकिल दे दे दलित समाज के आदिवासी समुदाय की बच्ची को, वो भी मिलना चाहिए। लेकिन सोशल जस्टिस यदि नहीं मिलेगा, छुआछूत खत्म नहीं हुआ, मैन्युअल स्कैवेंजिंग यदि खत्म नहीं होगा, SC/ST सबप्लान नहीं बनेगा, अमराभाई बोरीचा जैसे साथियों का मरना बंद नहीं होगा, एट्रोसिटीज एक्ट को ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि इस सोशल जस्टिस और वेलफेयर डिपार्टमेंट के बजट का मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। साथ साथ कल शाम से लेके अब तक बहुत से लोगों के मेरे मोबाइल के ऊपर फ़ोन आए हैं, टेक्स्ट मैसेज SMS आए हैं और व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज आए हैं कि गुजरात में PSI की 300 के करीब पोस्ट के लिए शेड्यूल कास्ट का जो 7% गुजरात में आरक्षण है, उस 7% आरक्षण अनामत के हिसाब से 300 PSI की पोस्ट में से 20 या 21 पोस्ट शेड्यूल कास्ट के PSI को लेकर रिजर्व्ड होनी चाहिए थी, लेकिन केवल एक ही पोस्ट गुजरात की विजय रूपाणी सरकार अपने नोटिफिकेशन के मुताबिक देना चाहती है। जी हाँ, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि गुजरात में 7% आरक्षण लागू है। यदि 300 पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो रही है, उनको यदि PSI को सरकारी नौकरी में भर्ती करना है, तो 7% के रिजर्वेशन के आरक्षण के मुताबिक 21 पोस्ट उनके लिए होनी चाहिए। कितनी पोस्ट का अनाउंसमेंट हुआ है, कितनी पोस्ट डिक्लेयर की है? केवल 1। मतलब कि पूरी आरक्षण की पॉलिसी को एक प्रकार से प्राइवेटाइजेशन के जरिए खत्म किया जा रहा है, और अब जब सरकारी नौकरी होगी तो उसमें भी आरक्षण को लागू नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का प्राइमा फेसी इस नोटिफिकेशन से पता चल रहा है श्रम और रोजगार और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के बजट के ऊपर मुझे जिस दिन बोलने का मौका मिलेगा, 110% केस में इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है। मैं जैसा कि मैंने अपनी इस फेसबुक लाइव के प्रारंभ में ही कहा कि आज मेरा मकसद कहीं ना कहीं दलित और आदिवासी समुदाय से जो बिलोंग नहीं करते उनको थोड़ा सेंसिटाइज करना था। मैं चाहता हूं कि गुजरात में वो लोग जो पैदाइशी, जो जन्म से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप से नहीं है, वो लोग भी दलितों के साथ खड़े हों। वो लोग भी ये कहे कि आखिर बजट में अनटचेबिलिटी की ड्राइव के लिए एक पैसा क्यों नहीं है, ये तो कैसे चलेगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रगतिशील लोग गुजरात में हो, पूरे देश में हो, वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ कोई ड्राइव लॉन्च करे, कोई कैंपेन लॉन्च करे। मैं चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबप्लान का पैसा दूसरे कामों में खर्च हो रहा है, इस मुद्दे के ऊपर असेंबली में वो लोग बोले जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के MLA नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैन्युअल स्कैवेंजिंग आज भी जिंदा है, आज भी सफाई कर्मी को गटर में उतरकर मरना पड़ रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर यदि हमारे बजट में कोई प्रोविज़न नहीं है, तो मैं मानता हूँ सोशल जस्टिस और वेलफेयर डिपार्टमेंट का पूरा ये बजट फेल है। और आज हमारे बजट के सेशन में सोशल जस्टिस और वेलफेयर डिपार्टमेंट की इस पूरी मीटिंग के दौरान, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने बार बार अमराभाई बोरीचा के बारे में कहा कि छोटे से PSI की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, तब दूसरे MLA कोई ज़्यादा समर्थन में खड़े नहीं हुए। ये भी गुजरात और देश के दलितों की एक हकीकत, एक सच्चाई है। तो आप तमाम साथियों का धन्यवाद, शुक्रिया अदा। और भी आने वाले दिनों में और भी बजट के दूसरे पहलू के ऊपर मैं आपके साथ बात करता रहूँगा। और एक मैसेज आया है कि कुछ साथियों के सवाल जवाब के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्ड किया जाए। जिग्नेश भाई, પોલીસના ગ્રેડ पे વિશે તમે ગૃહમંત્રીને પત્ર લખ્યો હતો, રાઠોડ બાપુ નામ से कोई साथी लिख रहे
कि गुजरात की पुलिस के ग्रेड पे को लेकर आपने गृह मंत्री को पत्र लिखा था, उसके बारे में कुछ करिएगा। बिल्कुल, मैं दोबारा भी उसके बारे में जब भी मौका मिलेगा तब उसके ऊपर बात रखूंगा, और भी आपके कहने पर, आपके सुझाव पे और भी उसके बारे में लिखूंगा। न केवल इतना, कल को यदि इस मुद्दे को उठाते हुए यदि किसी भी व्यक्ति को आंदोलन करना है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ आंदोलन में खड़ा रहूंगा। साथ साथ ये पुलिस सब इंस्पेक्टर की, PSI की जो भर्ती में ये आरक्षण की नीति को एक प्रकार से खत्म करने वाली जो बात सामने आई है, उसको लेकर कल 4 साढ़े 4 बजे के करीब अहमदाबाद कलेक्टर ऑफिस के बाहर हमारी टीम के सारे साथी धरने पर बैठने वाले हैं। आप तमाम साथियों से भी अनुरोध है, गुजरात के जो भी विशेष तौर पे अहमदाबाद के 1 से ज़्यादा दलित संस्थाएं, संगठन के सारे साथियों को अपील करता हूं, कल आप भी उस डेमोन्स्ट्रेशन में जुड़िए और इस मुद्दे को थोड़ा बुलंद किया जाए। PN राठौड़ हमारे बहुत ही करीबी साथी है, बनासकांठा जिले के थराद से। PN राठौड़ कहते हैं कि प्राथमिक शालाનું શિક્ષણ બિલકુલ ખાડે ગયેલું છે। मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है गुजरात में वो बहुत ही खस्ता हालत में है, और તેમાં કોઈ શિક્ષકોનો દોષ નથી, ઉપરથી આદેશ છે 1 થી 8 ધોરણ સુધી કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને નાપાસ ન કરવો। मतलब कि ऊपर से ही सरकार का आदेश है कि बच्चों को फेल न किया जाए, लेकिन साथ में ठीक से पढ़ाया भी न जाए, अच्छी स्कूल का निर्माण भी न हो, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके प्रपोर्शन में टीचर्स की भर्ती भी न किया जाए, और फिर स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाए। मतलब कि रिकॉर्ड ठीक ठाक लगना चाहिए, फिर बात अंदर से खोखली हो, पोली हो तो वो चलेगा। इस प्रकार से एजुकेशन डिपार्टमेंट का हमारा कहीं ना कहीं अप्रोच है। आनंद वोरा नाम के साथी लिख रहे हैं कि PSI भर्ती में SC ना लोगों ने प्रॉब्लम थाय छे, एना विषय पर बात रजू करो। मैंने अभी इस फेसबुक लाइव में भी उस मुद्दे को उठाया है, और बहुत ही जल्द गुजरात की असेंबली में जब भी मौका मिलेगा इस मुद्दे को मैं डेफिनेटली उठाने वाला हूँ। और भी कुछ सवाल जवाब आपके बीच में आप मुझे रख सकते हैं। राठौड़ धीरूभाई देख रहे हैं, जितेंद्र सोलंकी साहब देख रहे हैं, नाथाभाई सोलंकी देख रहे हैं, महेंद्र परमार देख रहे हैं, पिंकी परीक जाला और जयेश परमार देख रहे हैं, शैलेश सोलंकी, श्रुति, गिरीश वणकर, DK धोरवाड़, राहुल अंकुटिया, कल्पेश पंचाल, प्रिया मेहता, आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा इस फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि गुजरात के दलित और आदिवासी समुदाय के युवा साथी भी इस पहलू को, इस डायमेंशन को, इस बात को समझे कि वेलफेयर स्कीम जिससे आर्थिक लाभ हो, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, मानिए कि फ्लाईओवर बने, सड़क बने, पेवर ब्लॉक बने, बिजली का खंभा लगे, स्कूल बने, ये एक चीज़ है, लेकिन सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, समाज में जो ऊंच नीच का जो ख्याल है, जो भेदभाव है, उसको खत्म करने के लिए भी बजट में प्रोविजन होनी चाहिए। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का, सरकार का एजेंडा होना चाहिए, समाज का भी एजेंडा होना चाहिए। और आने वाले दिनों में हम लोग इस प्रकार से फेसबुक लाइव में बात करते रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी वो दिन आए जब इस मुल्क पे न कोई दलित हो, न कोई सवर्ण हो, सारे लोग केवल भारतीय नागरिक हो, भारतीय हो, इंसान हो। थैंक यू सो मच।